Good evening, students, and this is a pleasant good morning by me for the students of 12th, especially intermediate students, Bihar Board. And today I am going to teach you a poetry that is a famous poetry by a famous poet, very popular poet. The poet is John Donne, and the poem is Sweetest Love I Do Not Go. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डोनी। जॉन डोनी अंग्रेजी की दुनिया में अपने आप में एक बहुत ही फेमस कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं और इन्हें इनकी आध्यात्मिक कविताओं के लिए जाना जाता है, मेटाफिजिकल कविताओं के लिए जाना जाता है, जो हम लोग लेखक परिचय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर का हिंदी मतलब क्या हो रहा है ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चैप्टर में कुछ ऐसा भी शब्द लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है, GOE। तो इस चैप्टर में और भी इस तरह के शब्द आएंगे जो वर्तमान वर्ड मीनिंग से कुछ डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो गलत लिखा हुआ है, या इसका मतलब ये है कि कभी ऐसी अंग्रेजी चलती थी। तो एक समय ऐसा था अंग्रेजी की दुनिया में जब कुछ शब्द ऐसे लिखे जाते थे, और भी बहुत सारे शब्द इस लेसन में आने वाले हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराऊंगा। जो वो पारंपरिक शैली थी अंग्रेजी लिखने की, पुरानी शैली थी, उस समय में इस तरह की अंग्रेजी लिखी जाती थी जब गो मतलब जाना की अंग्रेजी GOE होती थी, GO नहीं होती थी। इसके अलावा अब लेसन के हिंदी मतलब पे आते हैं। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट मतलब ऐसे सबसे प्रिय, सबसे मीठा, मीठा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रिय लव, लव इसको कहा जा रहा है, अपनी प्रेमिका को कवि कहने का प्रयास कर रहा है। आई डू नॉट गो, डू नॉट का सेंस है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा है, और मैं जाता नहीं हूँ या मैं नहीं जाता हूँ। प्रिय मैं जाता नहीं हूँ शीर्षक ये है कविता का, लेकिन इसका उचित शीर्षक जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि आपको कविता देख के पता चलेगा, वो होगा क्या कि प्रिय मैं जा नहीं रहा हूँ। कविता के आगे में ये है कि कवि कहीं जा रहा है अपनी प्रेमिका को छोड़ करके, और जाते समय कुछ बातें कह रहा है। तो जब आप जाते हैं उस समय कोई बातें कहते हैं तो वहाँ डू नॉट गो का जाता हूँ से ज़्यादा बेहतर अर्थ क्या है, जा नहीं रहा हूँ। वैसे भी अंग्रेजी ग्रामर को आप डीपली पढ़ेंगे तो जब आपको कहना होता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलना गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंड एक ऐसी क्रिया है जो ग्रामेटिकली वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम लविंग, मैं प्यार कर रहा हूँ, नहीं, ये भी गलत है। आई एम थिंकिंग, ये भी गलत है। सही क्या है? आई थिंक। अब आप हिंदी में भले ही सोचे कि मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा। आई एम स्मेलिंग गलत है। आई स्मेल ए रैट, मुझे दाल में कुछ काला महसूस होता है या हो रहा है। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में अनुवाद नहीं हो सकता। तो उस तरह से कविता का जो वो है, भाव है, उस हिसाब से कवि अपनी प्रेमिका को छोड़ करके जा रहा है और जाते समय वो कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पे सेंस इसका निकालना ज़्यादा उचित ये है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं जा नहीं रहा हूँ। और इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, मैं आप लोगों को लेखक परिचय कराना चाहूँगा। जॉन डोनी 1570 to 1631। जॉन डोनी का जन्म 1572 में हुआ, 1631 में उनकी मृत्यु हुई। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। इन्हें पथ प्रदर्शक कहा जाता था, पायनियर, मीनिंग्स पे गौर करते रहेंगे आप लोग। या फिर इन्हें नेता कहा जाता था एक नई प्रकार की लिरिकल संगीतमय कविता का, या फिर सैटारिकल वर्स व्यंग्यात्मक कविता का, और उस कविता को मेटाफिजिकल नाम दिया गया। अगर ये पॉइंट, ये वाली बात याद रखेंगे तो यहीं पे एक नंबर बनेगा आपके आने वाले एग्जाम में। जॉन डोनी कैसे कवि थे? मेटाफिजिकल कवि थे। तो इनका जन्म लंदन, वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रॉस्परस मतलब संपन्न, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। तो जॉन डोनी को मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है, और इनका जन्म लंदन के एक संपन्न प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ये परिवार ऐसा था जो चर्च को मानता था, लेकिन रोम वाले चर्च को मानता था, और परिवार ट्रेडर्स का था, व्यवसायियों का था। और एट ए टाइम, एक ऐसा समय था जब इंग्लैंड पूरी तरह से एंटी कैथोलिक था,
मतलब कैथोलिक चर्च को नहीं मानता था, वो इंग्लिश चर्च को मानता था। डोनी वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और जैसा कि धार्मिक भेदभाव या जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, भाषाई भेदभाव, तमाम प्रकार के भेदभाव हम लोग जानते और पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो डोनी को बाध्य होना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, उनको विदाउट ए डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। क्यों? क्योंकि उनका परिवार रोमन कैथोलिक चर्च को मानता था, लेकिन जो इंग्लैंड था उस समय वो एंटी कैथोलिक था, वो रोमन कैथोलिक चर्च को मानता नहीं था। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, थियोलॉजी धर्मशास्त्र है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। यहाँ उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाइस भी बहुत सारे लोग उच्चारण पढ़ते हैं, लेकिन ये नीस होता है भतीजी। और मैं बता रहा हूँ पूरे जहाँ तक लाइन मैंने अंडरलाइन किया उसका हिंदी मतलब। नेवल मतलब नेवी का, जल सेना से संबंधित। उनकी 2 एक्सपेडिशंस में, साहसिक यात्राओं या कार्यों में उन्होंने भाग लिया, और एक शक्तिशाली व्यक्ति के नोबल, विदेशों में वो नोबल लोग कुलीन वर्ग कहे जाते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। इसका उच्चारण नाइस नहीं नीस होता है, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, मैं पहले भी बोला। और तो एक कुलीन व्यक्ति के, एक धनी व्यक्ति के ये सेक्रेटरी तो बन गए, लेकिन ये ऐसी नौकरी थी, ये जॉब ही लॉस्ट, जिन्हें उन्होंने खो दिया जब उन्हें ब्रीफली, संक्षेप में कैद भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, उन्होंने, पैटर्न मतलब संरक्षक होता है, जिसके यहाँ काम वो कर रहे थे, पैटर्न में से संरक्षक जो आपको संरक्षण दे, उसकी भतीजी से, नीस से उन्होंने क्या की, चुपचाप से शादी कर ली, और इसलिए उन्हें थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। In 1615, at the age of 42, Donny accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. डोनी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, कब? 42 साल की उम्र में, जब उन्होंने ऑर्डिनेशन मतलब धर्मोपदेश होता है, यहाँ कहने का सेंस है पुरोहिताभिषेक, पुरोहित हिंदुओं की भाषा में, चर्च की भाषा में, जब चर्च से आपको ये मिल जाता है कि आप चर्च में किसी को फिर दक्षिणा उपदेश वगैरह दे सकें, तो धर्मोपदेश दे सकें, तो वो ऑर्डिनेशन है। तो डोनी ने क्या किया कि ऑर्डिनेशन स्वीकार किया एंग्लिकन चर्च का, मतलब उन्होंने पहले जो बताया कि उनका परिवार रोमन कैथोलिक चर्च को मानता था, उसको छोड़ करके उनका परिवार क्या करने लगा, इंग्लैंड वाले चर्च को मानने लगा। और जल्द ही वो अपने समय के सबसे महान उपदेशक में से एक बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। वन ऑफ के बाद ज़्यादातर बार जो संज्ञा आती है वो प्लूरल आती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी ग्रामेटिकली काम आता है। प्रीचर मतलब उपदेशक। इन लव लिरिसिज्म, डोनी ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, introducing an intellectual and colloquial tone। प्रेम भरी संगीत भरी, इन लव लिरिसिज्म, प्रेम भरी संगीतमय कविताओं के मामले में डोनी ने पूरी तरह से तोड़ा। किसको तोड़ा? पेट्रार्चन ट्रेडिशन। पेट्रार्च भी एक कवि थे अंग्रेजी के ज़माने के, सोनेट लिखने के, पेट्रार्चन सोनेट्स फेमस है ज़्यादा, और पेट्रार्चन सोनेट्स की परंपरा को तोड़ा था शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर को जाना जाता है 14 पंक्तियों की कविताओं के लिए। 14 पंक्तियों की कविताएं सोनेट कही जाती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पुरानी जो कविता लिखने की शैली थी, जो सोनेट वाली परंपरा थी, पेट्रार्च वाली, उसको उन्होंने तोड़ा प्रेम भरी संगीतमय कविताओं के मामले में, और इंट्रोड्यूस किया एक नए तरह के टोन, एक नए तरह के लहजे से परिचय कराया। उसमें एक बौद्धिक लहजा, इंटेलेक्चुअल लहजा होता था। कोलिक्वल मतलब बोलचाल वाला, एक बोलचाल की भाषा भी, सिंपल बोलचाल की साधारण भाषा भी इस्तेमाल होती थी उनकी कविताओं में। हिज लव पोएम्स
use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point। hammer home a point इंपॉर्टेंट है, किसी बात को ऐसे समझाना कि उसका कुछ निष्कर्ष निकल सके, दैट इज हैमर होम ए पॉइंट। तो उनकी जो प्रेम भरी लव पोएम्स थी उनमें विज्ञान के वर्तमान खोजों का जिक्र होता था, ज्योग्राफी के वर्तमान खोजों का जिक्र होता था, किसी बात का निष्कर्ष दिलाने के लिए। एंड कंबाइन पैशन और इच्छा जोश जुनून, पैशन है, विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और इच्छाओं को, जोश को, जुनून को बोलचाल वाले और बौद्धिक छेड़छाड़ से जोड़ने के लिए उनकी प्रेम भरी कविताओं में वर्तमान विज्ञान की खोजों का जिक्र होता था, ज्योग्राफी से जुड़े शब्दों का यूज होता था या उसकी खोजों का जिक्र होता था। और यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से 1 नंबर के लिए होने जा रही है। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए हर लेसन से या कुछ लेसन्स को मिला के आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं किताबों से ऑब्जेक्टिव के लिए जो बताए जाएंगे वही आएंगे, उन्हीं में से आएंगे। लेकिन मैं पढ़ाते समय ही बता रहा हूँ, डोनी को अच्छे से जाना जाता है, काफ़ी जाना जाता है उनके सॉन्ग्स, उनके गानों के लिए, उनके सोनेट्स, मैंने बताया 14 पंक्तियों की कविताओं के लिए, उनके सैटायर्स, उनके व्यंग के लिए, उनकी एलगीज, एलगी मतलब शोक गीत होता है, दुख भरे गीतों के लिए, और सेरमन्स, धर्म उपदेशों के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि डोनी को किस लिए जाना जाता है, या किस व्यक्ति को सॉन्ग, सोनेट, सैटायर्स, एलगीज और सरमन्स के लिए जाना जाता है। तो आपको जवाब क्या देना है कि जॉन डोनी को जाना जाता है। तो 2 चीज़ें ये 2 नंबर बना सकती हैं आपका ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। लेखक परिचय की अंतिम लाइन है। तो आम कवि की जो भावनाएं होती थी वो तो होती ही थी उनकी कविताओं में। मीटर मतलब छंद होता है, तो जो छंद होते थे, कविताओं की जो लाइनें होती थी थोड़ी सी रूखी होती थी, स्ट्रेंड तनावपूर्ण होती थी, या विम्सिकल इमेजेस कुछ असामान्य तस्वीरें वो प्रस्तुत करते थे। और ये सभी गुणवत्ता है किसकी? उनकी कविताओं की गुणवत्ता है, डोनी की कविताओं की गुणवत्ता है। तो यहाँ पे हम लोग लेखक परिचय खत्म कर चुके हैं, और इसमें से 2 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए बोला है, वो आज याद कर लेंगे तो कल मेरे गेस वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि इस लेसन से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्क्स इन, हर लेसन में होते हैं, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। छोटे छोटे ग्रुपों में डिस्कस करना है और इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करना है या आपस में चर्चा करनी है उस पर। पहला सवाल है, योर्स इज ए वेरी लविंग फैमिली। आपका एक बहुत प्यारा परिवार है। यू हैव ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, आप हमेशा साथ साथ रहे हैं। बट नाउ यू हैव टू लीव देम टू गो टू ए डिफरेंट सिटी टू परस्यू योर स्टडीज। आप लोग अपनी किताबें सामने रखेंगे तो थोड़ा सा मेरा लाइनिंग वगैरह करने में अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आपको पता चलेगा मेरी आवाज़ से। तो आपका एक बहुत प्यारा परिवार है, आप हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन अब आपको जाना है, उनको छोड़ना है, त्यागना है, लीव, एक अलग शहर में जाने के लिए। टू परस्यू मतलब जारी रखना, योर स्टडीज अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। हाउ डू यू फील लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार को के सदस्यों को छोड़ते समय आप कैसा महसूस करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो जनरली अब जवाब तो मैं आपका सुन नहीं रहा हूँ, फिर भी एक सिंपल जवाब ये हो सकता है कि परिवार के आई विल नॉट फील बेटर बट सिंस आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ सो देयर मस्ट बी सम सेक्रीफाइस बाय माई साइड। तो आखिर तो कुछ जीवन में करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, ऐसे तो होता नहीं है, बिना मेहनत के, बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। और उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इमेजिन योरसेल्फ एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड टू सी ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर हु स्टडीज इन बेंगलोर। कल्पना करिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे हैं। सी मतलब देखना, लेकिन सी ऑफ मतलब विदा करना। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियोज प्रोवाइड किए गए हैं, ये फ्रेज है सी ऑफ, विदा करना। अपने छोटे भाई या बहन को विदा करने के लिए आप हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं
या बस स्टैंड पे हैं जो बेंगलोर में पढ़ता है। What do you say to him her? तो अगर कोई बेंगलोर में पढ़ने वाले भाई बहन को आप प्लेटफॉर्म पे विदा करने गए हैं तो उससे क्या कहेंगे? What feelings do you have at the time? उस समय आपके मन में क्या भावनाएं होंगी? तो डेफिनेटली मन भावुक होगा, लेकिन आप उससे कहें कि जाओ मन लगा के पढ़ना, जीवन में आगे बढ़ना है ना, कुछ अच्छा करना है। आप अपना सजेस्टिव आंसर सोच सकते हो, आप लोगों के लिए है। अब तो आप लोग सामने हैं नहीं, तो जो मुझे सलाह देना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो और इसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपकी जो कविता है वो शुरू होती है। तो जैसे कि आपका भाई बहन कहीं जा रहा है या आप अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। तो प्री रीडिंग टास्क इसे कहा जाता है। वो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेसन का मूड कैसा है वो बताने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या उसके बारे में मूड तैयार करने के लिए उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चंस आप रिश्तेदारों को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आप भाई बहन को नहीं। ये वाले लेसन में क्या है कि एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को छोड़ करके जा रहा है और जाते समय वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है अब कविता शुरू होगी तो पता चलेगा। तो पहले लाइन में वो बोलता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, the world can show a fitter love for me। अपनी किताब पे ध्यान देते रहेंगे आप लोग। प्रिय मैं जा नहीं रहा हूँ, प्रिय मैं तुमसे weariness, जो शब्द पिछले शुरुआती 2 लाइनों में आया है, तुमसे थक कर, weariness बराबर टायर्डनेस, हम तुमसे थक कर या तुमसे ऊब कर नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। नॉर इन द होप, ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा फिटर, कोई ज़्यादा उपयुक्त प्रेमिका दे देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट। तो ये देखिए, डाई जो मरना वाला है उसकी ये पुरानी अंग्रेजी है, DYE, दिस, TIS, वो दिस है, दिस बेस्ट। तो ये दिस है वो वाला पुराना वाला, ये बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मतलब आनंद या मनोरंजन के लिए कुछ करना, है ना, आमोद प्रमोद के लिए कुछ करना। 10 बाय फेंटेड, ये फेंड जो लिखा हुआ है वो फेंटेड शब्द का पुराना रूप है और फिर से डाई है। तो कवि ये कह रहा है इन लाइनों में अपनी प्रेमिका से कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तुमसे ऊब कर नहीं जा रहा हूँ, और ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि मैं कोई उपयुक्त प्रेमिका मुझे मिल जाएगी, लेकिन अंत में तो मरूंगा ही, क्योंकि दुनिया में मौत निश्चित है, सबको मरना है। और तो बेहतर ये होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि मरने से पहले, देखिए मरने से पहले सबको, कोई मुझे लगता है कि दुनिया में मरना नहीं चाहता है, और मरने से पहले जैसे जैसे लगता है कि मौत करीब आ रही है, चाहे बीमारी से या बुढ़ापे से, तो लोगों को लगता है मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, मेरा धन संपत्ति, प्यार मोहब्बत, बाल बच्चे, बीबी वगैरह वगैरह, माँ बाप, या जो भी छूट रहा हो, हर चीज़ से हम लोगों ने क्या जोड़ रखा है, एक रिश्ता जोड़ रखा है ना, एक मोह ममता लगा रखा हुआ है। तो हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, तो मरने से पहले हम लोग फेंटेड होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो कवि कह रहा है कि चूंकि मरूंगा तो मैं निश्चित ही, तो बेहतर ये है कि मैं कुछ आनंद या मनोरंजन करने के लिए मरूं, और इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, क्योंकि जब मृत्यु आए तो मैं मृत्यु से डरूं नहीं, उसका अच्छे से सामना कर लूं। उसके बाद अगली लाइन शुरू होती है, ईस्टर नाइट द सन, सन देखिए फिर से वही पुरानी अंग्रेजी, सूरज के लिए कहा गया है, वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। ईस्टर नाइट का मतलब है कल रात, कल रात सूरज यहाँ से गया था, और तो भी येट, तो भी वो फिर से यहाँ पे है, हेंस मतलब यहाँ से। वैसे हेंस मतलब इसलिए भी होता है, लेकिन हेंस मतलब यहाँ पे यहाँ से है। तो कल रात सूरज यहाँ से गया था और आज वो फिर से यहाँ पे है। ही हैथ, हैथ बराबर हैज है, ही हैथ नो डिजायर नॉर हाफ सो सॉट अवे। सूरज के अंदर तो कोई इच्छा नहीं थी, जैसे हम लोग निर्जीव मानते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से, जैसा लेखक परिचय में पता चला कि वो विज्ञान के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने, या ज्योग्राफी, उन्होंने सूरज का इस्तेमाल किया है किसी बात का निश्चय दिलाने के लिए, टू हैमर हैम पॉइंट। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस
नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, देन फियर नॉट मी, फियर मी, ये सब भी पुरानी अंग्रेजी वाली बातें हैं। बिलीव भी, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। देन बराबर देन है यहाँ पे, ही वही वह वाला है। तो कल रात सूरज यहाँ से गया, पूरा पैराग्राफ 10 से शुरू अगर करते हैं 15 तक, तो कल रात सूरज यहाँ से गया, आज फिर भी वो यहाँ है। उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, कोई सेंस नहीं था, कोई दिमाग नहीं था, सोचने की शक्ति नहीं थी। नॉर हाफ सो शॉर्ट एवे, और सूरज जो दूरी तय करता है, अरे पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, एक लंबी दूरी तय करता है, तो उसका रास्ता भी छोटा नहीं था। तो मेरे बारे में फिक्र ना करो। इस यहाँ पे इन लाइनों में कवि अपने प्रेम की दृढ़ता को दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि सूरज के पास जब कोई इच्छा नहीं है, वो जाता है और चला आता है, तो मेरे बारे में डरो नहीं, बल्कि विश्वास करो। बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं उससे भी तेज यात्राएं करूंगा। सिंस आई टेक, चूंकि मेरे पास ज्यादा पंख लगे हुए हैं, मेरे पास ज्यादा स्पर्श हैं, मेरे पास ज्यादा लक्ष्य हैं, मेरा लक्ष्य बड़ा है। सूरज के पास कोई लक्ष्य या दिमाग नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास इच्छा रूपी पंख लगे हुए हैं, स्पर्श है, मोटिव है, लक्ष्य है, और इसलिए मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ पे प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम की मजबूती को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। अगले लाइन पे, अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। फीबल बराबर वीक, कमजोर। ओह, अब यहाँ पे मनुष्य की शक्तियों की बात कर रहा है कवि। क्या कह रहा है? ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओह मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमजोर हैं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य आता है, अच्छा भाग्य आता है, कैनॉट एड अनदर आवर, उसमें कोई दूसरा घंटा वो जोड़ नहीं सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही एक बीते हुए समय को, एक खोए हुए समय को वापस बुला सकता है। तो इसलिए मनुष्य की शक्तियाँ क्या हैं? कमजोर हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही दुर्भाग्य आता है फिर क्या होता है? अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 128 पे मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी किताबें देख लें। एंड वी ज्वाइन, वी फिर से पुरानी अंग्रेजी है, ज्वाइन वही जोड़ना वाली पुरानी अंग्रेजी है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। तो जैसे ही, अरे सौभाग्य, जब अच्छा समय चल रहा है तो हमारी मर्जी से, आपकी मर्जी से आपका अच्छा समय चलते नहीं रह सकता, कभी भी बुरा समय आ सकता है, दुख भरा समय आ सकता है। तो उस समय तो हम अच्छे समय को और अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा बुरा समय आता है तो हम क्या करते हैं? अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने आप को कला सिखाने लगते हैं, आर्ट सिखाने लगते हैं, वो तरीका बताने लगते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इस बुरे समय से आगे बढ़ पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ट्रू फॉल्स है, मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, कवि दूर जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से ऊब गया है, थक गया है। तो ये तो बात है नहीं, वो तो पहले ही बोला है कि तुमसे वियरीनेस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, ये फॉल्स हो गया। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, कवि को दूसरी प्रेमिका मिल गई है जो ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी बात नहीं है, उसने कहा है कि मैं इस उम्मीद से भी नहीं जा रहा हूँ कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा उपयुक्त प्रेमिका मुझे कोई दे देगी। तो ये भी फॉल्स है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन व्हाट द सन अंडरटेक्स, सूर्य से भी ज़्यादा लंबी यात्रा करना चाहता है कवि, इरादा रखता है, इंटेंड इरादा करना। तो ये सही बात है, वो बोलता है कि मैं उससे तेज यात्राएं करूँगा, स्पीडियर जर्नी करूँगा। तो ये ट्रू हो गया। मैन्स पावर इज वेरी वीक, मनुष्य की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं, ये भी ट्रू है, क्योंकि अभी लास्ट वाली लाइनों में चल रहा था कि हमारा जब सौभाग्य आता है उसमें हम, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल वी कैन नॉट एड अनदर आवर। तो जब हमारा सौभाग्य आता है उसमें हम दूसरा घंटा, दूसरा समय नहीं जोड़ सकते, ना ही बीते हुए समय को वापस बुला सकते हैं, और इसलिए वो मनुष्य की शक्तियाँ कमज़ोर हैं। और अंतिम है, द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। तो कवि अपनी प्रेमिका को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो बहुत जल्द वापस आएगा। तो उसने ऐसा ही कहा है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, जैसे सूरज जाता है और चला आता है। और अपने प्यार की गहराई को बताने के लिए कवि ने ऐसी ही बातें व्यक्त की हैं।
उसके बाद फिर से इन लाइनों में कवि अगला जो 25 स्टार्ट होने जा रहा है, वहाँ पे ट्रू फॉल्स के नीचे यहाँ पे कवि फिर से अपनी प्रेम की गहराई को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। When thou sightst not wind, but sightst my soul away. When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste. Thou art the best of me. तो साई, आहें भरना, गहरी सांसें लेना दुख या सुख में। तो तुम जब आहें भरती हो, गहरी सांसें लेती हो, तो जो सांसें हैं वो हवा का झोंका नहीं है, बट साइड्स माई सोल अवे, बल्कि मेरी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती हैं। वेन thou weepst unkindly kind, जब तुम रोती हो, तुम दयालु हो, लेकिन तुम्हारा रोना निर्दयता कर जाता है। अनकाइंडली, निर्दयता पूर्वक जब तुम रोती हो, दयालु, हे दयालु, उसको दया करने वाली भी बोल रहा है, लेकिन कहता है कि जब तुम रोती हो तो माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, मेरा जीवन रूपी जो खून है वो जलता है, वो नष्ट होता है, वो उसका क्षरण होता है। डोथ जो है वहाँ पे सेकेंड पर्सन प्लूरल है, डू का पुराने समय में इस्तेमाल होता था, है ना। यूज जैसे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, आज के ज़माने में दोनों के साथ हम लोग डू आधुनिक इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड पर्सन प्लूरल यू के साथ डोथ पहले अंग्रेजी में यूज किया जाता था, पहले की अंग्रेजी में। इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। कभी फिर से अब ये कहने लगा है, क्या कहने लगा है कि तुम्हारे गहरी सांसें लेने से, दुख भरी सांसें लेने से वो मेरी आत्मा मेरे शरीर से दूर चली जाती है, तुम्हारे रोने से मेरा जीवन रूपी खून जलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, जैसा एज दाउ सेस, जैसा तुम कहती हो यू। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम अपने आप में मेरा जीवन बर्बाद करती हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो तुम्हारा जो जीवन जीने का कला है वो मुझसे अच्छा है। मतलब मैं तो तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपना जैसे भी जी रही हो, आराम से जी रही हो। कभी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। और लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be. अपने दैवीय हृदय में, डिवाइनिंग, अपने पवित्र हृदय में मेरे बारे में किसी प्रकार की बुराई नहीं आने दो। फोर थिंक मतलब पहले से कुछ भी सोच लेना, अनुमान कर लेना। अपने पवित्र हृदय में मेरे बारे में पहले से कुछ भी न सोचो, कुछ भी गलत न सोचो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा पक्ष ले सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तुम्हारे जो डर हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्या तुम्हारे अंदर डर है कि मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे बारे में बुरा मत सोचो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, ऐसा सोचो कि हम लोग अगल बगल हुए हैं, अकेले अलग हुए हैं, सोने के लिए अलग हुए हैं। जैसे कई बार होता है कि एक ही बिस्तर पे दो लोग करवट बदल के सो जाते हैं और वो सोचते हैं कि सुबह में फिर से मुलाकात होती है। लोग कहते हैं सोना मरने के बराबर होता है। तो कभी यहाँ पे फिर से अपनी वापसी की उम्मीद जगाता है, अपने वापस लौटने की उम्मीद जगाता है और कहता है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं जाता नहीं हूँ या जा नहीं रहा हूँ, कविता मैं खत्म कर चुका हूँ। And it's Serve. I'm Rajan Tiwari. Subscribe our channel, promote it, and share it also. Thank you for the day.